डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह सिंगल फेज सर्किट से संबंधित है। सिंगल फेज जैसे हो सकता है कि वह सीरीज सर्किट या पैरेलल सर्किट, जिसमें हम लोग सीरीज पैरेलल दोनों को देखेंगे। तो आइए देखा जाए सिंगल फेज एसी सर्किट क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है सिंगल फेज एसी सर्किट, तो कोई कंपोनेंट हो गया, चाहे वह आपका कह सकते हैं इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, चाहे रजिस्टर हो गया, इनको सिंगल फेज एसी सप्लाई से संयोजित कर दिया जाए, या कह सकते हैं कि इनको हम पेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आरएल हो गया, आरएलसी हो गया, आरसी हो गया, एलसी हो गया, तो इनको हम कहते हैं सिंगल फेज एसी सर्किट। तो सिंगल फेज एसी सर्किट में हम फर्स्ट देखेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहने का मतलब यह है कि जो सिंगल फेज एसी सप्लाई होगा उससे सिर्फ सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस जुड़ा होगा और कोई कंपोनेंट नहीं होगा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहने का मतलब यह है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। तो अगर इसको डिफाइन किया जाए शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ को, तो इसको हम कह सकते हैं कि वह परिपथ जो सिंगल फेज एसी सप्लाई से सिर्फ रेजिस्टेंस जुड़ा हो उस परिपथ में, उसको हम कहते हैं सिंगल हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट या शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। इसका सर्किट डायग्राम देखा जाए तो सर्किट डायग्राम आपका कुछ ऐसे बनेगा। यह रेजिस्टेंस हो गया, इसको एसी सप्लाई से, सिंगल फेज एसी सप्लाई से जोड़ दिया गया, यह हो गया आपका शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। अब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में क्या क्या चीजें होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। इस सर्किट का नेचर कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, उसको देखा जाएगा। तो आइए देखा जाए। यह आपका रेजिस्टेंस हो गया, यह सिंगल फेज एसी सप्लाई हो गई, जिसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं एफ हर्ट्ज है। अब इसको यहाँ पर देखिए, अगर इस सर्किट को यहाँ से क्लोज कर दिया जाए, स्विच को ऑन किया जाए, अगर यहाँ पे एक स्विच लगा हो, यहाँ पे एक स्विच लगा हो, स्विच देखिए अभी ओपन स्थिति में है। जब इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, क्लोज अवस्था में यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू करेगा। जो करंट फ्लो होगा तो वहां पे आप देख सकते हैं कि यह सिंगल फेज एसी सर्किट है। इसके जो वोल्टेज का मान है हमने दे दिया कि यह V वोल्टेज है। तो यहाँ पे अगर हमें करंट निकालना हो तो सर्किट का जो करंट होगा, सर्किट करंट I इज इक्वल टू V अपान R। देखिए इस परिपथ में R के अलावा और कुछ भी नहीं जुड़ा है। R को हमने एक सोर्स से जोड़ दिया है जो सिंगल फेज एसी सप्लाई है। तो जो I की वैल्यू होगी, I इज इक्वल टू होगा V अपान R। और हम एसी सर्किट में इंपीडेंस को भी निकालते हैं। तो इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस को हम कहते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू होता है आपका रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस स्क्वायर। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस के अलावा इंडक्टेंस, यहाँ पे रिएक्टेंस नहीं है। रिएक्टेंस किसका होता है, जो रिएक्टेंस होता है या प्रतिघात होता है वह दो टाइप का होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वह इंडक्टर या कॉइल में होता है, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वह आपका कैपेसिटर या कंडेंसर में होता है। तो इस सर्किट में न कॉइल जुड़ा है, या न इंडक्टर जुड़ा है, न ही कोई कैपेसिटर जुड़ा है। तो यहाँ पे जो इस परिपथ का जो रिएक्टेंस होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंस एक्स इज इक्वल टू 0, तो जेड की वैल्यू क्या हो गई, आर के बराबर। जेड की वैल्यू हो गई आर के बराबर। तो यहां से अगर हम शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर निकालें, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक निकाला जाए, तो जो शक्ति गुणांक आपका होगा, शक्ति गुणांक क्या होता है, वो पावर फैक्टर होता है, जो कि फार्मूले से cos phi इज इक्वल टू R बाई जेड के बराबर होता है। तो इस परिपथ में देखिए R की वैल्यू है, R जो है आपका या रजिस्टर है या रेजिस्टेंस है, R को एज इट इज हमने R लिख दिया। और Z जो है यह प्रतिबाधा है जिसे इंपीडेंस कहते हैं। इंपीडेंस की वैल्यू R के बराबर है, तो Z इज इक्वल टू R हो गया।
तो यह 1 हो गया। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो पावर फैक्टर है वह 1 के बराबर है, और 1 को ही कहते हैं हम यूनिटी पावर फैक्टर या यूपीएफ। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं यूनिटी पावर फैक्टर या यूपीएफ। अब इस सर्किट का अगर हमें पावर निकालना हो तो पावर क्या होगा, पावर P इज इक्वल टू हो जाएगा VI cos फाई, VI cos फाई। और cos फाई की वैल्यू कितनी है, यहां से आप देख सकते हैं cos फाई की वैल्यू 1 के बराबर है। तो यहां पे हम लिख देंगे PI इंटू 1 इज इक्वल टू, यह हो गया VI। तो P की जो वैल्यू हो गई वह VI के बराबर हो गई। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है 1 होता है, और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में जो पावर एब्जॉर्ब होता है वह होता है P बराबर V इंटू आई। इसको याद रखिएगा। सेकंड देखेंगे शुद्ध प्रेरकी परिपथ या प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट कहने का मतलब यह है कि सिंगल फेज एसी सप्लाई से सिर्फ परिपथ में या सर्किट में इंडक्टेंस जुड़ा हो, उसके अलावा कुछ ना हो, उसी को हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट या शुद्ध प्रेरकी परिपथ कहते हैं। जो उसका सर्किट डायग्राम होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। यह इंडक्टर या कॉयल हो गया, इसको एसी सप्लाई से हम जोड़ दिए, यह हो गया आपका एसी सिंगल फेज एसी सप्लाई, ठीक है, जिसकी आवृत्ति है F हर्ट्ज। हमें पता है कि जो AC होता है AC की आवृत्ति होती है और DC की नहीं होती है। यह सर्किट करंट I हो गया, या इंडक्टेंस हो गया या इंडक्टर हो गया, जिसको हम L से दिखाते हैं। तो यहां से अगर परिपथ का धारा निकालना हो, परिपथ धारा इज इक्वल टू होगा I इज इक्वल टू V अपान Z, I इज इक्वल टू V अपान Z के बराबर होगा। और अगर हम प्रतिबाधा निकालें तो Z की वैल्यू होगी Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। आपको बताया गया है जो प्रतिबाधा होता है वह होता है आपका Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। यहाँ पे इस सर्किट में देखिए रेजिस्टेंस नहीं है, इसके पहले क्या था, वहां पे रिएक्टेंस नहीं था, तो रिएक्टेंस की वैल्यू हमने शून्य पुट कर दिया था। यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसको हम R को क्या पुट कर देंगे, 0 के बराबर। तो Z स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी X स्क्वायर और Z इज इक्वल टू हो गया X, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो प्रतिघात होता है यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, दूसरा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हमने एक्सल से दिखाया, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसको एक्सिस से दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो L है इसका जो रिएक्टेंस होगा जिसको हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सल से दिखाया जाता है। एक्सल इज इक्वल टू होता है 2 पाई FL के बराबर। एक्सल का जो फार्मूला होता है 2 पाई FL के बराबर होता है, और जो मात्रक होता है वह ओम होता है। अब यहां से देखिए अगर हम एक्सल को डिफाइन करें तो एक्सल होगा क्या, किसी भी एसी सर्किट में इंडक्टर का या कॉइल के द्वारा उस सर्किट में जो अपोज या टैकल कह सकते हैं कि अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है उसको हम कहते हैं एक्सल या इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अगर एक्सल को डिफाइन करना हो किसी भी एसी परिपथ में कॉइल या इंडक्टर के द्वारा उत्पन्न अवरोध को प्रेरकी प्रतिघात, उत्पन्न अवरोध को प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं, प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं। और जो एक्सल की वैल्यू होती है, एक्सल इज इक्वल टू होता है 2 पाई FL। अगर हम यहां से Z की वैल्यू निकालें तो Z हमारे सर्किट में क्या होगा, एक्सल के बराबर, ठीक है। तो I हम निकाल सकते हैं, I की जो वैल्यू होगी I इज इक्वल टू होगा V अपान एक्सल के बराबर, ठीक। Z जो होगा वह Z होगा हमारा एक्सल के बराबर, Z पता चल गया, I पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए जब इसका फेजर डायग्राम ड्रा किया जाएगा तो फेजर डायग्राम पे देखिए कि यहाँ पे करंट जो है हमारा लैग करेगा वोल्टेज से, वो भी शुद्ध अगर प्रेरकी परिपथ है या प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो 90 डिग्री से हमारा करंट लैग करता है। तो
तो अगर वोल्टेज वाली लाइन हम यहाँ पे दिखा दें, वोल्टेज हमारा यहाँ चल रहा है, ठीक है। अगर या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चूंकि यह सीरीज सर्किट है या श्रेणी परिपथ है, तो उसमें अगर हम रेफरेंस ले लें, करंट को रेफरेंस ले लें, करंट को हम रेफरेंस ले लें, तो करंट को हमने आई यहाँ दिखा दिया। अब करंट हमें पता चल गया, तो हमें यह पता है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में या इंडक्टेंस इंडक्टर के कारण जो हमारा करंट होता है वो 90 डिग्री से लैग करता है और जो वोल्टेज होता है 90 डिग्री से लीड करती है। अगर हमने करंट को यहाँ ड्रा कर दिया तो वोल्टेज जो हमारा होगा वह वोल्टेज कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, वोल्टेज यहाँ पर होगा और दोनों के बीच जो एंगल होगा वह 90 डिग्री होगा। तो यह हो गया प्योरली इंडक्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम। अब यहाँ पे अगर फाई की वैल्यू हम 90 बोले या 90 डिग्री है, तो पावर फैक्टर जो होगा cos फाई इज इक्वल टू पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू cos 90 या cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर। यानी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है वो आपका 0 के बराबर होता है, इसको याद रखिएगा। अब यहां से अगर हम पावर निकालना चाहें तो जो पावर का फार्मूला बनेगा वह हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू VI cos फाई, और cos फाई पहले ही 0 है तो यह टोटल पावर कितना हो जाएगा, पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यह आपसे ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर क्या होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वह 0 होता है। पावर फैक्टर 0 होने के कारण जो पावर डिलीवर्ड या पावर एब्जॉर्ब होता है वह P बराबर VI cos फाई इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट बताया जाए। हम लोग देखेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जिसे कहते हैं शुद्ध धारती परिपथ। तो शुद्ध धारती परिपथ जैसे इसका अगर डेफिनेशन दिया जाए तो डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि किसी भी सिंगल फेज एसी सप्लाई के साथ या किसी भी एसी सर्किट के साथ, एसी सप्लाई के साथ उस परिपथ में सिर्फ कैपेसिटर जुड़ा हो या कंडेंसर जुड़ा हो तो उसे शुद्ध धारती परिपथ कहते हैं। शुद्ध धारती परिपथ होता क्या है, तो उसका सर्किट डायग्राम अगर बनाया जाए तो शुद्ध धारती परिपथ का जो सर्किट डायग्राम होता है यह कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर के साथ हम एसी सप्लाई लगा दिए, एसी सोर्स लगा दिए, तो इसको हम कहेंगे शुद्ध धारती परिपथ। या कैपेसिटर हो गया या एसी सप्लाई हो गया जो V वोल्ट और F हर्ट्ज का है। तो इस सर्किट का अगर हमें करंट निकालना हो कि I क्या होगा, तो I को अगर हम डिफाइन करें तो परिपथ धारा जो होगी, परिपथ धारा I इज इक्वल टू होता है V अपॉन Z, I इज इक्वल टू होता है V अपॉन Z। अब इस परिपथ का Z हमें निकालना हो तो Z को अगर हम डिफाइन करेंगे तो Z का जो फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। यहाँ पे देखिए R नहीं है तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि R को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, क्योंकि यह हमारा शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट है। शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में जो R की वैल्यू होगी वह 0 के बराबर होगी। सिंस R इज इक्वल टू 0 तो Z की वैल्यू हो गया X के बराबर। अब यहाँ पे जो X है प्रतिघात है। प्रतिघात किस प्रकार का प्रतिघात है, अगर कैपेसिटर सर्किट में लगा होगा तो उसके कारण जो प्रतिघात होगा उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस या प्रेरक धारती प्रतिघात कहेंगे। अगर इंडक्टर या कॉइल लगा हो तो इंडक्टर या कॉइल के द्वारा जो प्रतिघात होता है उसे हम प्रेरकी प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो Z की वैल्यू होगी वह XC के बराबर होगी, जहां XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो XC है वह आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और XC को अगर हम फार्मूले से डिफाइन करें तो XC इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई FC के बराबर। तो I की वैल्यू हमें पता चल गई, I इज इक्वल टू हो गया V अपॉन XC। अगर किसी भी शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में करंट हमें निकालना हो तो I का मान क्या होगा, V अपॉन XC के बराबर। अब हमें Z पता चल गया तो Z भी हम निकाल लिए, Z पता चल गया, I पता चल गया। अब पावर फैक्टर निकालना है तो पावर फैक्टर निकालने के लिए हमको पहले फेजर डायग्राम इसका ड्रा करना होगा। तो शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट या शुद्ध धारती परिपथ का जो फेजर डायग्राम होता है, तो हम यहाँ पे करंट को रेफरेंस ले लेंगे। करंट यह हो गया, ठीक है।
करंट यह हो गया। अब हमें पता है कि कैपेसिटर या कंडेंसर के कारण हमारा करंट जो होता है वह 90 डिग्री से लीड करता है, वोल्टेज 90 डिग्री से लैग करता है। तो अगर हमने करंट को यहां बना दिया, करंट को 90 डिग्री से लीड कराना है तो वोल्टेज कहां होगा, नीचे होगा, वोल्टेज हमारा यहां हो गया। अब देखिए इस फिगर से आप देख सकते हैं कि करंट हमारा 90 डिग्री से आगे चल रहा है। लीड का मतलब होता है आगे चलना, लैग का मतलब होता है पीछे चलना। तो करंट हमारा 90 डिग्री से आगे चल रहा है और वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे चल रहा है। तो जो फाई की वैल्यू यहां से निकलेगी वो फाई हो गया 90 डिग्री। अब पावर फैक्टर जो होगा इस परिपथ का, जो पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos फाई, और cos फाई की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री, cos 90 का मान कितना होता है 0। तो पावर फैक्टर कितना हो गया इसका, 0 के बराबर। अगर हमें पावर निकालना हो इस सर्किट का, पावर P इज इक्वल टू होता है वी आई cos फाई, और cos फाई की वैल्यू कितनी है 0, तो पुट कर देंगे तो पावर एब्जॉर्ब कितना हो गया 0 के बराबर। ठीक है, तो देखिए पावर एब्जॉर्ब हो गया 0 के बराबर, पावर फैक्टर हो गया 0 के बराबर, करंट हो गया I इज इक्वल टू वी अपॉन एक्सी, और जो प्रतिबाधा हो गई या इम्पीडेंस हो गया Z इज इक्वल टू एक्सी। प्रतिबाधा क्या होता है, प्रतिबाधा को अगर हम डिफाइन करें तो किसी भी डीसी सर्किट में जो काम रेजिस्टेंस का होता है, इसी सर्किट में वही काम प्रतिबाधा का होता है। जो रेजिस्टेंस होता है वह करंट के मार्ग में अपोज या कह सकते हैं कि अवरोध उत्पन्न करता है, वैसे ही एसी सर्किट में जो करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसको प्रतिबाधा कहते हैं। चूंकि एसी सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस भी लग सकता है, इंडक्टर भी लग सकता है, कैपेसिटर लग सकता है, तो इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी करंट के मार्ग में अपोज करते हैं या अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो इनका जो कंबाइंड अवरोध होता है या रुकावट होता है, इसी को हम प्रतिबाधा कहते हैं, जो डिफाइन किया गया Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे श्रेणी आरएल परिपथ, जिसे कहते हैं सीरीज आरएल सर्किट। तो यहाँ पे जैसे नाम से पता चल रहा है कि सीरीज में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों होगा एसी सोर्स के साथ। इसके पहले प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट को देखा गया। तो प्योरली से यह पता चला कि अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा तो सिर्फ एसी सोर्स के साथ रेजिस्टेंस जुड़ा होगा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा तो एसी सोर्स के साथ इंडक्टर जुड़ा होगा, और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा तो इंडक्टेंस के साथ कैपेसिटर जुड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे सीरीज आरएल सर्किट है, तो सीरीज आरएल सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस या इंडक्टर दोनों को आपस में सीरीज में जोड़ा गया। चूंकि यह एसी सर्किट है तो जो सप्लाई दिया गया वह एसी सप्लाई दिया गया। तो आइए इसका सर्किट देखा जाए। देखिए इसका कुछ सर्किट इस प्रकार से होगा, रेजिस्टेंस भी होगा और कॉइल या इंडक्टेंस भी होगा जो कि एसी सोर्स के साथ जुड़ा होगा। यह आपका एसी सोर्स हो गया, यह सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है, तो यह रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस को हमने आर से दिखाया है। यह इंडक्टर हो गया, इसको एल से दिखाया। यह एसी सोर्स है जो वी वोल्ट और एफ हर्ट्ज का है। ठीक है, अब श्रेणी आरएल परिपथ का जो सर्किट डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार से होगा। अगर इसको वोल्टेज यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम एक स्विच लगा दें, स्विच अगर ओपन अवस्था में, खुली अवस्था में तो करंट फ्लो नहीं होगा। अगर स्विच को हम क्लोज कर दें तो क्लोज करने पर क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो सर्किट का करंट होगा या परिपथ का जो धारा होगा, परिपथ धारा I इज इक्वल टू, एसी में क्या होता है I इज इक्वल टू वी अपान जेड के बराबर। अगर ये डीसी होता तो I इज इक्वल टू वी अपान आर के बराबर होता है। अब यहां से अगर हमें जेड निकालना है तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x किसका x है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है या कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। यह सर्किट को देख के हमें पता चलेगा कि सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडक्टर लगा है, तो इंडक्टर का जो प्रतिघात होता है उसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी मान जीरो नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। अगर प्योरली इंडक्टिव है तब आर जीरो होगा, प्योरली कैपेसिटिव है तब भी आर जीरो होगा, या प्योरली रेजिस्टिव है तो एक्स जीरो होगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस ये सब जुड़ा है तो वहां पे ना आर जीरो होगा ना एक्स जीरो होगा।
तो जेड की जो वैल्यू आ गई वह हो जाएगा √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल आपको बताया जा चुका है कि एक्सएल क्या है, एक्सएल होता है 2πfl के बराबर। तो हमें देखिए प्रतिबाधा पता चल गया, इंपीडेंस पता चल गया और करंट पता चल गया। अगर हम इस सर्किट का पावर फैक्टर निकालना चाहें तो पावर फैक्टर के लिए हमें फेजर डायग्राम ड्रा करना होगा। तो इसका जो फेजर डायग्राम होगा इसको समझिए क्या है। फेजर डायग्राम देखिए, चूंकि यह हमारा सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट में जो करंट R से गुजरेगा वही करंट हमारा इंडक्टर से भी गुजरेगा। तो हम क्या करें कि करंट दोनों कंपोनेंट पर सेम है, तो करंट को अगर हम रेफरेंस ले लें तो करंट को हमने ड्रा कर दिया, यह करंट हो गया I, ठीक है। अब देखिए केवीएल का जो नियम है, केवीएल के नियम के अनुसार यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह VR होगा और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह VL होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम क्या करें कि करंट को, चूंकि जो करंट हमारा R से गुजरेगा वही इंडक्टर से भी गुजरेगा तो करंट तो सेम रहेगा, करंट को हमने रेफरेंस ले लिया। अब वोल्टेज को हमें दिखाना है तो यहाँ पे हमें दो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, एक रेजिस्टेंस के सिरे पर और एक इंडक्टेंस के सिरे पे। तो दोनों वोल्टेज ड्रॉप को हम कैसे ड्रा करेंगे उसको देखा जाए तो देखिए अगर कई सारे कंपोनेंट एसी सर्किट में लगे हैं तो अगर उसका फेजर डायग्राम आपको ड्रा करना है तो बारी बारी से क्या करेंगे कि अगर इसका वोल्टेज को, इसके वोल्टेज को ड्रा करना है कि ऊपर होगा कि नीचे होगा तो हम इसको ढक देंगे, ठीक है। जिसके फेजर डायग्राम को या कह सकते हैं कि जिसके वोल्टेज की वैल्यू को हम ड्रा करने जा रहे हैं उसके अलावा सारे को ढक देंगे। तो इसको हम ढकेंगे तो यह देखिए रेजिस्टेंस हो गया और V वोल्ट की बैटरी हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसके साथ हम इसको देखेंगे तो यह क्या हो गया, शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट। इसको हमने ढक दिया तो ये सिर्फ रेजिस्टेंस बचा एसी सोर्स के साथ। तो यह सर्किट आपको याद होगा यह शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट का है। तो शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों एक ही लाइन पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने करंट ड्रा कर लिया तो करंट को ड्रा करने के बाद जो वोल्टेज होगा VR जो होगा वह I करंट के फेज में होगा। क्यों? क्योंकि शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों एक ही लाइन पर चलते हैं। अब इसका देखिए वोल्टेज, हमने इसका वोल्टेज तो ड्रा कर लिया, अब इसके वोल्टेज को दिखाना है तो इसके वोल्टेज को हमें ड्रा करना है तो इसको हम ढकेंगे इसको हमने ढक दिया। तो इसको ढकने के बाद यह देखिए यह हो गया हमारा शुद्ध इंडक्टिव सर्किट, जिसे प्योरली इंडक्टिव सर्किट कहेंगे। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि करंट हमारा लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। तो करंट तो हमने ड्रा कर लिया जो कि दोनों के लिए सेम है, जो रजिस्टर और इंडक्टर दोनों के लिए सेम है। तो करंट हमने ड्रा कर लिया तो वोल्टेज कहाँ होगा, वोल्टेज को हमें लीड कराना है, करंट को लैग कराना है। तो वोल्टेज हमारा कहाँ होगा, ऊपर होगा VC, ठीक है, VL, यह VL का वोल्टेज होगा, VL वोल्टेज ड्रॉप VR, ठीक है। एक बार इसको फिर से देखिए क्या क्या हो रहा है कि यह सीरीज RL सर्किट है। तो सीरीज में हमें पता है कि सीरीज में जो होता है करंट सेम होता है। अब वोल्टेज जो पैरेलल सर्किट होता है, पैरेलल सर्किट में जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं सबके सिरे पे वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर करंट सेम है तो करंट को हमने रेफरेंस ले लिया तो एक्स अक्ष पर हमने करंट को ड्रा कर लिया। करंट को ड्रा करने के बाद हम यह देखेंगे कि करंट ड्रा हो गया, अब इसके वोल्टेज को भी ड्रा करना है, इसके भी वोल्टेज को ड्रा करना है। तो दोनों का वोल्टेज ऊपर होगा, नीचे होगा, या करंट के फेज में होगा या करंट के अपोजिट होगा, यह देखने के लिए हम क्या करें, अगर इसके वोल्टेज को ड्रा करना है तो यह हम इंडक्टर जो है इसको हम ढक देंगे और मान के चलेंगे कि सिर्फ एक रेजिस्टेंस एसी सोर्स के साथ जुड़ा है। तो अगर रेजिस्टेंस एसी सोर्स के साथ जुड़ा है तो वह परिपथ कौन सा परिपथ होता है, जिसे हम कहते हैं शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट। शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट में जो वोल्टेज और करंट होता है दोनों फेज में होता है, तो इसलिए दोनों को फेज में हमने दिखा दिया। अब देखिए अब इसका ड्रा हो गया वोल्टेज। अब इसके वोल्टेज ड्रॉप को हमें ड्रा करना है कि ऊपर होगा कि नीचे होगा, या एंटी फेज होगा या फेज होगा। तो हम क्या करें कि जिसका ड्रा करना है सिर्फ उसको छोड़ के बाकी सबको ढक देंगे जो कंपोनेंट लगे हैं। तो इसको हमने ढका। इसको ढकने के बाद हम देखेंगे कि यह शुद्ध इंडक्टिव सर्किट हो गया। और शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि करंट 90 डिग्री से लैग करता है, वोल्टेज 90 डिग्री से लैग करता है। तो यहाँ पे देखिए
अब यहाँ हमारा करंट हमने ड्रा कर लिया है, करंट यहाँ ड्रा कर लिया, वी आर यहाँ ड्रा कर लिया। अब वोल्टेज को हमें 90 डिग्री से लीड कराना है, तो वोल्टेज को अगर हम ऊपर ड्रा करेंगे तभी वह 90 डिग्री से लीड करेगा, अगर नीचे ड्रा करेंगे तो वह 90 डिग्री से लैग करेगा। अब देखिए दोनों के वोल्टेज का अगर परिणामी निकाला जाए तो इसके बीच में कहीं होगा या वी होगा, ठीक है, और इसका जो एंगल है हमने फाई एंगल मान लिया। अब इनका परिणामी हम निकालेंगे तो परिणामी देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा, यह वी आर हो गया, यह वी आर हो गया, यह वी एल हो गया, ठीक है। इसका जो परिणामी या रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट को हम ड्रा करेंगे तो परिणामी वी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो वी इज इक्वल टू होगा अंडर रूट वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यह हमें वोल्टेज भी पता चल गया। और जो फाई की वैल्यू है, फाई आप देख सकते हैं कि लेस देन 90 डिग्री है। इसके पहले क्या था, शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में 90 डिग्री के बराबर था, शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में भी 90 डिग्री के बराबर था। लेकिन यहाँ पे जो आप फाई देख सकते हैं, रिजल्टेंट जो वेक्टर है हमारा वह वी यहाँ पर है, जो कि करंट के साथ 5 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन फाई का जो वैल्यू है वह 90 डिग्री से कम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे अगर पावर निकालिए तो पावर फैक्टर जो होगा, पावर फैक्टर वह होगा हमारा cos फाई के बराबर। और cos फाई की वैल्यू क्या होती है, आर बाई जेड के बराबर। तो आर हमें पता है, जेड पता है, यहां से हम निकाल लेंगे। तो यह हो जाएगा आपका आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। यह हो गया हमारा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर पता चल गया। तो अगर हम पावर निकालना चाहें तो P इज इक्वल टू होगा वी आई cos फाई, और cos फाई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से जो पावर डिलीवर्ड या पावर एब्जॉर्ब्ड जो हो गया वह P बराबर वी आई cos फाई के बराबर हो गया। और जो पावर फैक्टर हो गया वह cos फाई इज इक्वल टू आर अपन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर के बराबर हो गया। और जो फेज कोड हो गया वह 90 डिग्री से कम है। यह फेजर डायग्राम हो गया आपका, यह आपका इम्पिडेंस हो गया, यह करंट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह हो गया आपका सीरीज सर्किट एसी सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट, जिसमें हम लोग कुछ सर्किट को देखे, जैसे प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव और श्रेणी आरएल सर्किट को देखा गया। इसके बाद है श्रेणी आरसी सर्किट, श्रेणी आरएलसी सर्किट, और उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग पैरेलल सर्किट को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं।